सबसे पहले बात करेंगे सेना के जवानों के पराक्रम से। महाराष्ट्र के देवलाली में भारत और सिंगापुर के सैनिकों ने 2 दिन का युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के आर्टिलरी रेजिमेंट ने हिस्सा लिया और रणनीति और युद्ध कौशल को बेहतर बनाने की क्षमता पर जमकर पसीना भी बहाया। सिंगापुर के जवानों के साथ हिंद के रणबांकुरों का ये गठजोड़ युद्ध की हालात में बेहतरीन तालमेल की बुनियाद बनेगा। महाराष्ट्र के देवलाली में सिंगापुर और हिंदुस्तान के जवानों ने अपनी क्षमताओं और दम का प्रदर्शन किया। अग्नि वॉरियर 2024 एक्सरसाइज के तहत महाराष्ट्र के देवलाली में भारतीय सेना ने सिंगापुर के सैनिकों को युद्ध कौशल को बेहतर करने की रणनीति पर तो काम किया ही, साथ ही अपनी युद्ध की तैयारियों को भी परखा। सिंगापुर के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2024 की शुरुआत 28 नवंबर को हुई थी और आज इसका समापन हो गया। इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाएं मिलकर कई तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देने और युद्ध कौशल को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते नजर आए। भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर का 13वां संस्करण था। 28 से 30 नवंबर 2024 तक आयोजित 3 दिन के अभ्यास में सिंगापुर सशस्त्र बल के 182 जवान शामिल थे, जबकि भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट के 114 जाबाजों ने अपने रण कौशल का प्रदर्शन किया। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत एक बहुराष्ट्रीय बल के रूप में काम करने के लिए अभ्यास और प्रक्रियाओं की आपसी समझ को विकसित करना था। इस अभ्यास में दोनों सेनाओं की तोपों की फायर पावर प्लानिंग, उसको लागू करना और नई पीढ़ी के उपकरणों के उपयोग का प्रदर्शन किया गया। अग्नि वॉरियर 2024 अभ्यास में व्यापक संयुक्त तैयारी, आपसी समझ, एक दूसरे की क्षमताओं की जानकारी और अमल, भारतीय और सिंगापुर आर्टिलरी प्रक्रियाओं के बीच आम इंटरफेस का विकास शामिल था। यह अभ्यास सिंगापुर सशस्त्र बलों के सैनिकों के फायर पावर प्लानिंग की पेचीदगियों से अवगत कराने वाला था। दोनों पक्षों ने अभ्यास के दौरान आला तकनीकों का उपयोग किया और संयुक्त प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में सर्वोत्तम रणनीति का आदान प्रदान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, 4 दिसंबर को नेवी डे है। इसकी तैयारी ओडिशा के पुरी तट पर चल रही है। 4 दिसंबर को होने वाले आयोजन को लेकर जहां नेवी के जवान तैयारियों में जोर शोर से लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुरी का प्रशासन हर तरह का सहयोग दे रहा है, क्योंकि इस बार जनता भी पूरे समारोह के दौरान यहां पर मौजूद रहेगी और इस कार्यक्रम का सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। चुनौती समंदर के रास्ते आए या फिर आसमान से, समंदर की सरहदों के ये प्रहरी हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। 3 तरफ से समंदर से घिरे हिंदुस्तान के लिए समंदर की तरफ से आने वाला खतरा भी 3 गुना बढ़ जाता है। इसलिए हिंदुस्तान की नौसेना अपने आप को परखती रहती है। लेकिन ये तैयारी है नेवी डे की, जो इस बार ओडिशा के पुरी तट के ब्लू फ्लैग बीच पर बड़े शानदार अंदाज में मनाया जाएगा। जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस आयोजन में MiG-29 और LCA समेत 40 विमान और 25 युद्धपोत शामिल होंगे, जो नौसेना की समुद्री ताकत और परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान नौसेना के जवान कई तरह के कॉम्बैट तकनीक और ड्रिल का प्रदर्शन करेंगे। भारतीय नौसेना का जो नौसेना दिवस है दिसंबर 4 को, बहुत ही गौरवमय अध्याय होगा ये उड़ीसा और पुरी के लिए कि यहाँ पे नौसेना दिवस के तहत ऑपरेशनल डेमो का कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें कि महामहिम राष्ट्रपति एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस यहाँ वो चीफ गेस्ट के तौर पे उपस्थित रहेंगी। तो जो सारी तैयारियां हैं विभिन्न विभागों की तरफ से हम लोग नौसेना को सपोर्ट कर रहे हैं और आप देख ही रहे होंगे कि नौसेना के जो डिफरेंट हमारे वेसल्स हैं वो भी अपना जो भी ऑपरेशनल डेमो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। एम्फीबियस व्हीकल्स भी यहाँ पे आ गई हैं और सारी तैयारियां फुल स्विंग में
वर्तमान चल रही हैं, तो सारे विभाग अपना कोऑपरेशन एक्सटेंड कर रहे हैं, तो सक्सेसफुल कार्यक्रम रहे। इस समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल रघुबर दास, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये पहली बार होगा जब भारतीय नौसेना ओडिशा में इस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिससे जनता को अत्याधुनिक युद्धपोतों और विमानों के साथ साथ कम्बाडोज के हैरत अंगेज प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। हिंदुस्तान की नौसेना वक्त के साथ अपने को आधुनिक बनाती जा रही है। अत्याधुनिक हथियार, सर्विलांस बोट, स्पीड बोट और निगरानी की आधुनिक तकनीक के दम पर देश की सरहदें नेवी के जाबाज जवानों के हाथों में महफूज हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण राष्ट्रीय टेलीविजन पर किया जाएगा। साथ ही इसे भारतीय नौसेना के YouTube चैनल पर भी स्ट्रीम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केरल के कोची तट पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी तैयारियों को परखा। सारेक्स 2024 एक्सरसाइज के तहत समुद्र की सुरक्षा पर तो काम किया ही गया, साथ ही आपदा में राहत और बचाव अभियान का अभ्यास भी किया गया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के अभ्यास में देश की कई एजेंसियों ने हिस्सा भी लिया। समंदर की सीमाओं के प्रहरी, भारतीय तटरक्षक बल, मौका पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करने वाला कोस्ट गार्ड। केरल के कोची के एर्नाकुलम में आजकल इंडियन कोस्ट गार्ड की 11वीं नेशनल मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज सारेक्स 2024 का आयोजन किया गया। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के साथ यात्रियों की सुरक्षा, एक्शन में तेजी, उभरती चुनौतियों और समुद्री आपदाओं से निपटने के लिए अभ्यास किया गया। इस दौरान 38 देशों के पर्यवेक्षक भी मौजूद थे। सारेक्स 2024 2 दिन का अभ्यास था। पहले दिन कार्यशाला और सेमिनार आयोजित किए गए, जबकि दूसरे दिन कोची तट पर बड़े पैमाने पर आपदाओं से संबंधित समुद्री अभ्यास किया गया, जिसमें देश की कई एजेंसियों के जहाजों और विमानों ने भी हिस्सा लिया। ऐसा ही बचाव अभियान का अभ्यास किया गया, जिसमें एक यात्री विमान दुर्घटना शामिल थी। इस दुर्घटना में 250 यात्रियों को ले जा रहे एक विमान में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई, जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका संपर्क टूट गया और वो कोची से लगभग 150 समुद्री मील उत्तर पश्चिम में रडार से गायब हो गया। एक सामूहिक बचाव अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया, जिसमें भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय वायुसेना के जहाज और विमान, कोचीन पोर्ट अथॉरिटी, कोची जल मेट्रो के लोग शामिल थे। सारेक्स 2024 अभ्यास देश के एजेंसियों में आपसी समझ को बढ़ाने, सहयोग को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर समुद्री आपदाओं के प्रबंधन के लिए प्रभावी रणनीतियों का आदान प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एआई का इस्तेमाल लगभग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। स्वास्थ्य का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। अब स्वास्थ्य के यानी हेल्थ के क्षेत्र से आपके लिए गुड न्यूज आई है। अब भविष्य में अगर आपको कोई बीमारी हो सकती है, इसकी पहचान संभव हो जाएगी। एक स्वीडिश कंपनी एडवांस एआई तकनीक के जरिए आपकी उन बीमारियों की पहचान कर रही है जिनके लक्षण अभी से उभरे भी नहीं है, लेकिन वो आपको हो सकती हैं। इसका फायदा ये होगा कि आप वक्त से पहले आने वाली दिक्कत से सावधान हो सकते हैं। अब बीमारियों की पहचान उनके लक्षण उभरने से पहले ही संभव हो सकेगी और इसके लिए मदद ली जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। एक स्वीडिश हेल्थ कंपनी एडवांस एआई तकनीक के इस्तेमाल से आपकी उन बीमारियों की पहचान कर रही है जो आपको आने वाले वक्त में हो सकती है। इसके लिए कंपनी ने 70 अलग अलग सेंसर्स को एडवांस एआई तकनीक के साथ जोड़ा है। इसके तहत शरीर की स्कैनिंग होती है, जिसमें महज 20 सेकंड का समय लगता है और इतने कम वक्त में इस तकनीक से आपके शरीर के हर इंच को मैप कर लिया जाता है और 2000 से ज्यादा हाई रेजोल्यूशन फोटोज कैप्चर किए जाते हैं। इसके विशेष कैमरे ये तक कैप्चर कर लेते हैं कि आपके शरीर में खून कैसे नसों में प्रवाहित होता है।
नियमित जांच में भी जो बीमारी पकड़ नहीं आती उसे एआई प्रोसेस के जरिए डिटेक्ट कर लिया जाता है। यही नहीं, ये सिस्टम आपकी हार्ट रेट और खून के प्रवाह को बिना आपको टच किए अपने लेजर सेंसर से माप लेता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर रहा है कि कैसे हम प्रिडिक्ट कर सके, पैटर्न्स देख के, पेशेंट की हेल्थ देख के, पूरी रिपोर्ट्स देख के हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये छोटी बीमारी जो डिटेक्ट नहीं हो पा रही वो बड़े होके आगे चलते कुछ और बड़ी ना बन जाए। पहला तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस हो गया। दूसरा हो गया स्पेशल पर्सनलाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि पेशेंट हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग हैं, हर किसी की मुसीबतें अलग हैं और हर किसी का एक पर्सनलाइज और कस्टमाइज ट्रीटमेंट चाहिए। तो उसके लिए आज बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं खासकर भारत में जो काम कर रही हैं पेशेंट्स को पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देने के लिए, क्योंकि आजकल जब वो हॉस्पिटल्स जाते हैं एक स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट उनको लगता है उनको मिलती है, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस नहीं मिलता। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि आजकल के जो सर्जरी हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स के तरीके हैं, उनको एनहांस करना। इस प्रक्रिया में पहली बार गुजरे मरीजों में एआई ने खुद को स्वस्थ महसूस करने वाले 100 से ज्यादा लोगों में कई गंभीर बीमारियां पकड़ी। इनमें से कई 50 साल से ज्यादा की उम्र के थे। कंपनी $230 यानी करीब 20,000 रुपयों में इस तकनीक को नियमित चेकअप की तरह कॉमन बनाना चाहती है। केवल स्वीडन में ही करीब 20,000 लोग कंपनी में जांच के लिए वेटिंग लिस्ट में हैं। यही नहीं, कंपनी इस तकनीक का इस्तेमाल लंदन में भी करने वाली है और दुनिया भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई क्रांति करना चाहती है। सच ये भी है कि भविष्य में दवा का मतलब सिर्फ बीमारों का उपचार करना नहीं, बल्कि उनके गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने से पहले उनकी समस्याओं को पहचानना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात तूफान फेंगल की कर लेते हैं। दरअसल तमिलनाडु के कई इलाकों में तूफान फेंगल का असर दिखाई दे रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान देर शाम पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट से टकराने की संभावना बताई गई। इसका असर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी दिखा। चेन्नई एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। तमिलनाडु के कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर, कुड्डालोर और विल्लुपुरम के साथ साथ कल्लाकुरिची, चेन्नई और मय्यादुथुराई जिलों और पुडुचेरी में आज स्कूल और कॉलेज भी बंद हैं। प्रभावित इलाकों में मछुआरों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोगों को बाहर न निकलने की सलाह जारी की गई है। रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 7 टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। हर एक टीम में 30 जवान रखे गए हैं। तमिलनाडु में तूफान फेंगल से निपटने के लिए खास तैयारी की गई है। अस्पताल, राहत केंद्र, वॉर रूम में बदल दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। प्रशासन निगरानी कर रहा है। सीएम स्टालिन भी एक्शन में हैं। वो भी तैयारियों का जायजा लगातार ले रहे हैं। अब जरा ये सोचिए कि 2 देशों में तनाव के हालात हों और सरहद पर लोग कॉफी का आनंद ले रहे हों। सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा पर स्टारबक्स ने एक ऐसा ही कॉफी शॉप खोला है जहां से दक्षिण कोरिया के लोग उत्तर कोरिया की प्राकृतिक सुंदरता के साथ युद्ध जैसे हालात का भी आनंद ले सकते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सरहदों पर भले ही तनाव के हालात हों, लेकिन स्टारबक्स ने दोनों देशों के बॉर्डर पर ऐसी कॉफी शॉप खोली है जहां लोग कॉफी का आनंद भी उठा सकते हैं, साथ ही अपने पड़ोसी देश की सैन्य तैयारियों को भी निहार सकते हैं। दक्षिण कोरिया का ये जिम्पो शहर है। कॉफी के शौकीनों को गर्मा गर्म कॉफी के साथ अब जोगांग नदी का अनोखा नजारा भी देखने को मिल रहा है। ये वही नदी है जो उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। सैकड़ों की भीड़ में जुटे लोगों को यहाँ कॉफी के साथ सामान्य ग्रामीण जीवन को देखने का मौका भी मिल रहा है। खास बात यह है कि सरकार भी लोगों को यहाँ आने का निमंत्रण दे रही है। जिस जगह पर यह कॉफी शॉप खुली है इसे हिल 154 के रूप में जाना जाता है, जिसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ 1950 से 1953 के बीच हुई कोरियाई युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच भयंकर लड़ाई हुई थी। स्टारबक्स कैफे का उद्घाटन ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है, लेकिन दक्षिण कोरिया अपने देश में पर्यटन को नए आयाम देने की भी कोशिश कर रहा है। जिस संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, इससे ये तो तय है कि नजारा और कॉफी दोनों ही लोगों के मन को भा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए अब आपको लेकर चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जहां भव्य मंदिर का निर्माण अब अंतिम रूप लेता जा रहा है। शारदीय नवरात्र में पूजा पाठ के बाद शुरू हुआ शिखर निर्माण का काम भी लगभग आधा पूरा हो चुका है। आलम यह है कि शिखर की झलक अब नजर आने लगी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब और भव्य और दिव्य होगा प्रभु श्री राम का प्रांगण, क्योंकि जल्द ही श्री राम मंदिर पर लहराएगी धर्म ध्वजा। राम मंदिर का निर्माण अब अंतिम दौर में चल रहा है। नागर शैली में बने इस मंदिर का शिखर भी उसी शैली में बनकर तैयार होगा, जिसे सोमपुरा आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन पूजा अर्चना के बाद शिखर का निर्माण शुरू हुआ था, जो अब तक करीब 40% पूरा हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनवरी 2025 तक मंदिर निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। जिस रफ्तार से काम चल रहा है, माना जा रहा है कि समय रहते इस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तस्वीरें जारी कर इसकी जानकारी दी है। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा राम राज्य की परिकल्पना को साकार करेगी। यही कारण है कि इसकी मजबूती के साथ साथ इसकी खूबसूरती का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जो राम भक्तों को राजधर्म का संदेश देता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर किसी को सेंटा के आने का इंतजार होता है, क्योंकि सेंटा आएंगे तो गिफ्ट मिलेंगे। क्रिसमस में तो अभी वक्त है, लेकिन हम आपको दुनिया में क्रिसमस की तैयारियों का दीदार करवाते हैं। दिसंबर का महीना शुरू होते ही दुनिया भर में क्रिसमस के रंग दिखने लगते हैं। शानदार लाइटिंग, लोगों का उत्साह और सेंटा के आने की खुशी, ये वो रंग हैं जो कमोबेश दुनिया भर में नजर आने लगे हैं। तो हम भी आपको लेकर चलते हैं अमेरिका और स्पेन की गलियों में, जहां की रंगत देखते ही बन रही है। तस्वीरों में नजर आ रहा ये स्पेन का बार्सिलोना शहर है। बाजारों की दुकानें सज चुकी हैं। गलियों में लाइटिंग की ऐसी छटा बिखरी है, मानो टिमटिमाती रोशनी का समंदर हो। इस मौके पर लोग भी चूक नहीं रहे, अपने मोबाइल में इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। ये नजारा अमेरिका के शहर नांटुकेट का है। यहाँ भी क्रिसमस की तैयारियां शबाब पर हैं। खास बात यह है कि क्रिसमस ट्री में लाइटिंग समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी परिवार के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। फिर क्या था, 10 से लेकर 1 नंबर तक का काउंटडाउन शुरू किया गया और अंत में क्रिसमस ट्री शानदार रोशनी से नहाया नजर आया। इस खास मौके पर गीत संगीत का भी मजमा लगा। रोशनी के इन रंगों से ये तो साफ है कि 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। अब हर किसी को सेंटा के आने और लुभावने गिफ्ट का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात उस शहर की जो दशकों से गुम था। आपको एक ऐसे शहर की कहानी बताने जा रहे हैं जो बना तो था, लेकिन इस्तेमाल नहीं हुआ और बर्फ के नीचे बना था और बर्फ के नीचे ही दबा रह गया। अब शहर की जानकारी वैज्ञानिकों को मिली तो कई राज का खुलासा भी हुआ और कई चिंताएं भी उभरकर सामने आ गई हैं। देखिए। एक शहर जो 6 दशकों से गुम था, एक शहर जिसके बारे में पूरी दुनिया भूल चुकी थी, एकाएक जमाने के सामने आ गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ग्रीनलैंड में बर्फ की मोटी परतों के नीचे दबे एक अंडरग्राउंड शहर को खोज निकाला। यह जगह दशकों से ग्रीनलैंड में बर्फ की परतों के नीचे दबी हुई थी।
अप्रैल 2024 में एक वैज्ञानिक सर्वे के दौरान नासा के गल्फ स्ट्रीम 3 एयरक्राफ्ट ने सीक्रेट सिटी को खोजा था। असल में अमेरिकी सेना का ये बेस कैंप सेंचुरी है, जिसे 1960 के दशक में बनाया गया था। नासा के एयरक्राफ्ट पर बर्फ की गहराई मापने के लिए रडार लगे हुए थे। उसी से बर्फ में दफन इस शहर का पता लगा। इस शहर में 200 लोगों के रहने की व्यवस्था थी और ये 100 फीट से ज्यादा गहरा था। साइंटिस्ट के अनुसार उन्होंने देखा कि बर्फ के नीचे करीबन 3000 किलोमीटर लंबे टनल्स यानी सुरंगें बनी हुई हैं और उसमें 200 से ज्यादा जगह पर बर्फ के नीचे बंकर्स बने हुए हैं, जिसमें कि एयर कंडीशनिंग यानी वहां तो ग्रीनलैंड में तो एयर कंडीशनिंग का मतलब है गर्म करने की व्यवस्था थी। यह देखकर साइंटिस्ट जो है वो पशोपेश में पड़ गए और दुनिया भर के जो मिलिट्री स्पेशलिस्ट थे वो भी पशोपेश में पड़ गए। ये आर्मी बेस दशकों तक दुनिया की नजरों से छिपा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आर्मी बेस कोल्ड वॉर के समय एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट आइस वर्म का हिस्सा था। अमेरिकी सेना उत्तरी ग्रीनलैंड में 4000 किलोमीटर से भी लंबी सुरंगें बनाना चाहती थी। मकसद था कि वहां पर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें छिपाई जा सकें और परमाणु हथियारों को भी इकट्ठा किया जा सके, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें सोवियत यूनियन के खिलाफ लॉन्च किया जा सके। यह जगह सोवियत संघ की मारक क्षमता के भीतर था। बर्फ की चादरों के बीच परमाणु शहर बनाना मुश्किल काम था, इसलिए 1967 तक इस परियोजना को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया और कुछ ही समय बाद विशाल भूमिगत संरचना भी ढह गई। इसके अलावा वक्त के साथ अमेरिका ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बना ली, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट की अहमियत कम हो गई थी। पता लगा कि अब अमेरिका ने और ज्यादा लंबी दूरी से मार करने वाले रॉकेट्स यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना लिए हैं, जो कि रूस के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका से भी दागे जा सकते हैं। ऐसे में कैंप सेंचुरी को 1967 के बाद आस्ते आस्ते बंद कर दिया गया और वो पूरा इलाका वीरान हो गया। देखिए, जम्मू कश्मीर का कुदरत ने बर्फ से श्रृंगार करना शुरू कर दिया है। चाहे श्रीनगर हो या सोनमर्ग हो या पहलगाम, हर जगह प्रकृति मेहरबान हो रही है और बर्फबारी से मौसम की ठंडक में इजाफा होता जा रहा है। इसका असर उत्तर भारतीय राज्यों में देखने को मिलेगा, जहां आने वाले दिनों में तापमान गिरेगा, कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। लंबे इंतजार के बाद अब हल्की ही सही मगर ठंड आ गई, लेकिन ये और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जोरदार बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग की मानी जाए तो आने वाले दिनों में जोरदार ठंड बढ़ने की संभावना है। आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेताब घाटी में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटक भी खूब आनंदित हो उठे। पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जिसके चलते उत्तरी बेल्ट के कई इलाकों में आने वाले दिनों में पारा और भी गिरने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो गया है। और चलिए, जीएनटी में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।